नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज से हमारे वेल्डर थ्योरी की न्यू लेटेस्ट 20 MCQ क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि आज से हम अगेन वेल्डिंग के ऊपर लेटेस्ट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे अनुदेशक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें देख लीजिए, या अदर कोई भी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जो कि 2024 या 2024 के बाद में होने वाले हैं, उनको लेकर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उन क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि अब हम लेटेस्ट तरीके से MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। वेल्डिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आग एवं सुरक्षा, यानी कि आग और सुरक्षा के ऊपर वेल्डिंग थ्योरी में जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी आज हम ये क्वेश्चन सीरीज लेने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की फिलिंग द ब्लैंक्स को ओजोन में परिवर्तित करती है। यानी कि आर्क से जो किरणें उत्पन्न होती है, पराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें, ये किरणें वातावरण की किसको ओजोन परत में परिवर्तित करती है। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी कि हमारी जो किरणें हैं वो कौन सी गैस को ओजोन में परिवर्तित करती है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन गैस को जो ये पराबैंगनी किरणें हैं ये ओजोन में परिवर्तित कर देती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये राइट आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फ्यूम तथा विषैली गैसों को वर्कशॉप से बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम वर्कशॉप में वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वेल्डिंग का काम करते समय बहुत सारी धुआं और विषैली गैस निकलती है। इन गैसों को और धुआं को बाहर निकालने के लिए, वर्कशॉप से बाहर निकालने के लिए दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग हम करेंगे। ठीक है, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन है फ्यूम नोजल, ऑप्शन बी पंखा चला लें, ऑप्शन सी फ्यूम एग्जस्टर, या ऑप्शन डी फ्यूम कैप। इनमें से कौन सा राइट आंसर आएगा? चलो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए इसमें से हमारा राइट आंसर क्या आने वाला है। तो बिल्कुल सही, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फ्यूम एग्जस्टर। फ्यूम एग्जस्टर का प्रयोग हम हमारे वर्कशॉप के अंदर जो धुआं बन जाता है, विषैली गैसें बन जाती है, उसको एग्जस्ट यानी कि बाहर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? वेल्डर को स्वच्छ वातावरण यानी कि वेल्डर को एक सूटेबल वर्क प्लेस उपलब्ध कराने के लिए, जिसमें वेल्डर को कंफर्ट फील हो, वेल्डिंग करते समय उसको सुविधाजनक काम जो है सुविधाजनक लगे, इसलिए हम इसमें दिए गए विकल्पों में से कौन सी फैसिलिटी उसको उपलब्ध कराएंगे? वेल्डिंग चश्मा उपलब्ध कराएंगे, वेल्डिंग दस्ताने उपलब्ध कराएंगे, वेल्डिंग बूथ उपलब्ध कराएंगे, या वेल्डिंग शील्ड उपलब्ध कराएंगे। तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, वेल्डिंग बूथ। देखिए, काम करते समय वेल्डर जल्दी नहीं थके, लंबे समय तक वो काम कर सके अपनी पूरी क्षमता के साथ, इसके लिए वेल्डर को वेल्डिंग बूथ की आवश्यकता होती है। अगर वेल्डर के पास प्रॉपर वेल्डिंग बूथ रहेगा तो वो काम को अधिक सुविधाजनक तरीके से करेगा, अधिक एफर्ट लगा के करेगा, और उसको वेल्डर को जो है जल्दी थकान नहीं होगी, तो जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है एक अच्छा प्रोडक्शन हमें प्राप्त होगा। इसलिए इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, वेल्डिंग बूथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है? देखिए, वेल्डिंग करते समय हम जो है हीट का उपयोग करते हैं, आर्क भी बनती हैं, कई जगह हम फ्लेम का उपयोग भी करते हैं। तो वेल्डिंग करते समय आग की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आग से बचाव के लिए निम्न में से हमें किस किस की व्यवस्था
रखनी चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है पानी की, रेत की, मिट्टी की या ये सभी। तो आपको पता है आग को बुझाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रक्रम को क्या कहते हैं? यानी कि अनियंत्रित यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अचानक से ऐसा कोई सा भी हादसा हो जाता है जिसकी हमें कोई खबर नहीं होती, जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती, ठीक है, और जिससे कि हमें एक दुखद परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि जिसकी हमें अपेक्षा नहीं होती, उम्मीद नहीं होती, ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है? तो आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन हैं: दुर्घटना, घटना, एवं भी दो और इनमें से कोई नहीं। तो अगर अचानक ऐसा कुछ होता है जिससे कि हमें नुकसान होता है, ठीक है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती फिर भी हमें नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? दुर्घटना। ठीक है, क्या कहलाती है? दुर्घटना। जैसे मान लीजिए कि आप वर्कशॉप के अंदर कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय आप भले ही चाहे सुरक्षा का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है आपके हाथ पे चोट लग जाती है या पैर में चोट लग जाती है, तो वो उस चीज़, तो इस प्रकार की चीज़ क्या कहलाती है? दुर्घटना कहलाती है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, जो हम चाहते भी नहीं कि ऐसा कुछ हो, तो इस प्रकार की जो होती है वो क्या कहलाती है? दुर्घटना। क्या कहलाती है? दुर्घटना। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का क्या परिणाम हो सकता है? यदि मान लीजिए हम किसी वर्कशॉप में गए हैं, ठीक है, और हमें वहाँ पर जो रखी हुई मशीनें हैं उसमें से किसी मशीन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं तो उससे क्या परिणाम हो सकता है? उससे क्या हो सकता है? तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको लॉजिकली, ये क्वेश्चन लॉजिकली क्वेश्चन है, तो आप बताना है कि आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन है अच्छा कार्य होगा, ऑप्शन बी कार्य सीखने को मिलेगा, ऑप्शन सी दुर्घटना हो सकती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बिल्कुल सही तरीके से बता सकते हैं कि अगर आपको किसी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है फिर भी आप उसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दुर्घटना हो सकती है। किसी मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है फिर भी आप उस पर काम कर रहे हैं, बिना नॉलेज के उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो कभी भी हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब तक हमें किसी मशीन की प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसको ऑपरेट ना करें, किसी से पूछें, किसी से उस मशीन के बारे में समझें, उसके बाद में ही कार्य करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सी बात दुर्घटना नहीं है? यानी कि 4 कमिटमेंट हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो चारों में से कौन सा ये है कि दुर्घटना नहीं है? हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, ये दुर्घटना है या नहीं है? बिल्कुल, ये दुर्घटना है। ठीक है, इसके बाद में अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से उंगलियों पर चोट लगना। अगर अचानक हम हेक्सा कार्य कर रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी चीज़ को काट रहे हैं और ब्लेड टूट गया और हमारे उंगलियों पर अगर चोट लग गई है तो ये दुर्घटना की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल, ये भी दुर्घटना की श्रेणी में आता है। ठीक है, बीमा कंपनी से पैसे उठाने के लिए उंगली काट लेना। अब किसी ने अपना बीमा करा रखा है और पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए उंगली काट ली और फिर बीमा कंपनी से हम उसका क्लेम ले रहे हैं, तो ये दुर्घटना की श्रेणी में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल, ये दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे बात समझ में, ये दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आएगा। ये आपने जानबूझकर ऐसा किया है जो कि इनलीगल है, गलत है। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन डी है फर्श पर बिखरे तेल पर फिसलने से हाथ की हड्डी टूट जाना। फर्श पर कुछ बिखरा हुआ है तेल वगैरह, अगर उस पर फिसल कर हम गिर जाते हैं तो ये भी दुर्घटना की श्रेणी में आता है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर आएगा कि दुर्घटना नहीं है वो क्या है? ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कार्यशाला में औजारों को असुरक्षित अवस्था में उपयोग करने से संभावना बनी रहती है। देखिए, कार्यशाला में, वर्कशॉप में हम काम करते हैं, अगर हम
हमारे टूल्स का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो उनसे हम अच्छा कार्य ले सकते हैं, सही समय पर कार्य कर सकते हैं और कार्य को सुविधाजनक कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं टूल्स को हम लापरवाही से उपयोग करेंगे, ठीक है, प्रॉपर कार्य के लिए जो टूल्स बना है उसको उसके अलावा भी जो जो मर्जी है उस कार्य में ले रहे हैं, ऐसे में अगर हम हमारे टूल्स को सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, लापरवाही से अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? ऑप्शन ए दुर्घटना, उत्कृष्ट कार्य होगा, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर हम गलत तरीके से कार्य करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। कभी भी हमें चोट लग सकती है, कभी भी हमारे टूल्स भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कृत्रिम श्वसन क्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, यानी कि दिए गए विकल्पों में से वो कौन सा कमिटमेंट है जो कि कृत्रिम श्वसन का एक उद्देश्य होती है कि कृत्रिम श्वसन हम क्यों देते हैं। तो कृत्रिम श्वसन देने का उद्देश्य क्या होता है? वायु मार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना, अधिक उत्सुक होना या उपरोक्त सभी। आपको पता है कृत्रिम श्वसन देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि श्वास को हम पुनः चालू कर सकें। व्यक्ति को अगर श्वास नहीं आ रहा है, वो बेहोश हो गया है, तो हम कृत्रिम श्वसन के द्वारा उसकी सांस को दोबारा से चालू कर सकते हैं, इसलिए हम कृत्रिम श्वसन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, यानी कि इन दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा एक रीजन है जिससे कि दुर्घटना नहीं हो सकती। इसके लिए हमें चार ऑप्शन है: कार्य में रुचि नहीं होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना या अनुशासनहीन होना। इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो कि दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता? आप बताइए इसमें से कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अधिक फुर्तीला होना। अधिक फुर्तीला होना एक व्यक्ति का गुण होता है कि वो काम को समय से पहले करता है, टाइम से करता है, यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार काम को समय पर और फटाफट करता है। तो ये एक व्यक्ति का गुण हो सकता है, इसकी वजह से दुर्घटना नहीं हो सकती। बाकी जैसे कार्य में मन नहीं है फिर जबरदस्ती कार्य कर रहा है तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। अधिक उत्सुक होना, या ज़्यादा एक्साइटेड है किसी काम को लेकर और पता ही नहीं है फिर भी वो कोई काम करने के लिए उतावला हो रहा है, तो वो भी क्या हो सकता है? दुर्घटना का कारण हो सकता है। और अनुशासनहीन होना, यानी कि अगर व्यक्ति अनुशासन में रहकर कार्य नहीं कर सकता है, नियमों का पालन नहीं करता है, सेफ्टी का उल्लंघन करता है, ऐसे में वो व्यक्ति क्या है? दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, अधिक फुर्तीला होना ये कोई दुर्घटना का कारण नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि कोई व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसको दिए गए विकल्पों में से क्या हमें रिलीफ देना चाहिए, क्या उसके साथ हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है आराम करने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन बी है गर्म कंबल ओढ़ाकर रखना चाहिए, तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए, या ऑप्शन डी दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। देखिए हमारा पहला फर्ज है, अगर कोई व्यक्ति किसी की व्यक्ति के चोट लग गई है, कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो हमारा पहला फर्ज है कि उस व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएं। तुरंत व्यक्ति को कुछ भी नहीं करे, तुरंत पहले उसका जीवन इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा टाइम पे मिल जाती है तो व्यक्ति जी सकता है, व्यक्ति की मृत्यु होने से बच सकता है, हम बचा सकते हैं, उसका जीवन हम बचा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तुरंत उसको प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है हमारा आ जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेल्डिंग शॉप में आग लगने का कारण हो सकता है, वेल्डिंग शॉप में किस वजह से आग लग सकती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: गर्म स्लेग की वजह से, इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। यानी कि किस वजह से वेल्डिंग वर्कशॉप में आग लग सकती है। तो आपको पता ही है वेल्डिंग के दौरान गर्म स्लेग बनता है,
ठीक है। और इलेक्ट्रिक आर्क से भी जो स्पेटर वगैरह निकलते हैं या हीट पैदा होती है उससे भी आग लग सकती है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, गर्म स्लैग और इलेक्ट्रिक आर्क, इन दोनों से जो है हमारे वेल्डिंग वर्कशॉप में आग लग सकती है, इसलिए केयरफुली रहें। आग फ्लेमेबल जो चीज़ें होती हैं उनको वेल्डिंग एरिया से थोड़ा दूर रखें, एक सेपरेट उनके लिए स्थान बना के रखें, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आप उपयोग करेंगे तो किसी भी दुर्घटना से आप बच सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बिजली का झटका लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बिजली का झटका लग गया है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हो लग गया है मतलब कि, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कौन सा लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। चाय, पानी, कॉफ़ी या उपरोक्त सभी। देखिए अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए झटका लग गया है, बिजली का झटका लग गया है, शॉक लग गया है, अचेत हो गया है वो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं देना है। सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा देनी है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसके अनुसार डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो है उसकी इलाज, उसकी स्थिति के अनुसार जो है कुछ भी खाने पीने को देगा, लेकिन आपको किसी प्रकार का चाय, पानी, कॉफ़ी उसको नहीं देना है, ठीक है। उसको गर्म कंबल ओढ़ाकर उसको रखना है और तुरंत जल्द से जल्द जितना हो सके उसको प्राथमिक चिकित्सा अवेलेबल करानी चाहिए और हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का रेजिस्टेंस पावर कितनी होती है। यानी कि मानव शरीर, हमारा जो शरीर है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस पावर कितनी होती है, ये आपको इसमें बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 600 ओम, 700 ओम, 800 ओम और 900 ओम। तो आपको बता देता हूँ, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। मानव शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो 600 ओम तक होती है, ठीक है। ये तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मानव शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो कितनी होती है, 600 ओम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तेल युक्त फर्श को निम्न में से किससे साफ करना चाहिए। अगर आपके फर्श है, जैसे कोई किसी जगह आप कार्य करते हैं और वो वहाँ का फर्श जो है तेल वहाँ पे लग गया है, तेल वहाँ पे गिर गया, बिखर गया है, तो उसको किसकी सहायता से हम साफ करेंगे। इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन है, रेत से, जल से, कॉटन वेस्ट से या CO2 से। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा राइट आने वाला है। तो बिल्कुल सही, आपने सही समझा है। इसमें आएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, रेत। देखिए मिट्टी, मिट्टी क्या है कि जो तेल होता है उसकी चिकनाई को सोख लेती है, उसकी चिकनाई को दूर कर देती है, इसलिए तेल अगर हमारे फर्श पे गिर गया है तो उसको हम किसकी सहायता से साफ करेंगे, ऑप्शन ए, रेत की सहायता से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से प्राथमिक उपचार है, इन दिए गए विकल्पों में से आप उस स्टेटमेंट का चुनाव कीजिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्राथमिक चिकित्सा को, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, विद्युत झटका लगे व्यक्ति को उपचार करना चाहिए, प्राथमिक सर्वे करना चाहिए, दुर्घटना व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता और उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, प्राथमिक सहायता यानी कि पहली सहायता जो हम उसको देते हैं किसी व्यक्ति को, तो वही क्या कहलाता है, हमारा प्राथमिक उपचार कहलाता है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कृत्रिम श्वास देने की सबसे सरलतम विधि कौन सी है। यानी कि जब हम कृत्रिम श्वसन देते हैं किसी व्यक्ति को, अगर कोई किसी व्यक्ति को सांस आने में दिक्कत हो रही है, उसको अगर हम कृत्रिम श्वास देते हैं तो दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी ऐसी विधि है जो सबसे आसान है, जिसको आसानी से हम दे सकते हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसमें से हमारा 4 ऑप्शन है, सिलेवेस्टर विधि, सेफर विधि, मुंह से मुंह विधि में श्वास देना और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मुंह से मुंह विधि से श्वास देना। यानी कि आप कि कोई व्यक्ति अगर किसी को सांस नहीं आ रहा है,
दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, घायल हो गया है, तो उसके मुंह से मुंह लगाकर भी हम उसको सांस दे सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं आती है तो आप मुंह से मुंह डायरेक्ट लगाकर भी आप उसको उसके सांस को पंप कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो सांस है वो रिकवर हो जाए और खुद फिर सांस लेने लग जाए। इसलिए सबसे आसान विधि है मुंह से मुंह आप सांस देते हैं, तो ये सबसे आसान विधि होती है। इसके बाद में बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 18। कृत्रिम श्वसन की शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? देखिए, जब हम कृत्रिम श्वसन की शेफर विधि का उपयोग करते हैं, शेफर विधि के द्वारा अगर हम किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देते हैं, तो उसमें लगभग जो कृत्रिम श्वास देने की जो प्रक्रिया है उसको कितनी बार दोहराना चाहिए? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 12 से 15 बार। कितनी बार? 12 से 15 बार। 12 से 15 बार हम उसको वो जो सांस देने की प्रक्रिया है उसको दोहराएंगे। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार? 12 से 15 बार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आग मिश्रण है, यानी कि आग जो है किन चीजों से मिलकर आग जो है उत्पन्न होती है? तो इसके लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ईंधन, हवा, तापमान, ईंधन, कार्बन, तेल, तेल, हवा, कागज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, अगर आप ईंधन का उपयोग करते हैं, हवा और तापमान, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उससे क्या तैयार होती है? फायर। क्या होती है? फायर। आग तैयार हो जाती है। ईंधन है, हमारे पास कोई पेट्रोल है, डीजल है, या कोई लकड़ी है। ठीक है, इसके साथ ही ऑक्सीजन है, या वायुमंडल में बाहर में अगर आप उपयोग करते हैं वो है। और साथ ही में आपके पास यानी कि तापमान या कोई हीट का ऐसा साधन है। ठीक है, या जलाने के लिए कुछ है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर जो है आग तैयार हो जाती है, आग पैदा हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? आपने वेल्डिंग की है तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि जब भी हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो इसमें से हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है हैंड स्क्रीन, ऑप्शन बी है चिपिंग चश्मे, ऑप्शन सी है काले चश्मे, ऑप्शन डी है फेस शील्ड। तो आर्क वेल्डिंग करते समय हम हमेशा हैंड स्क्रीन का उपयोग करते हैं। हाथ में पकड़ के जो वो एक स्क्रीन आती है, ठीक है, जिसमें फिल्टर लेंस लगा होता है, उसी का उपयोग हम आर्क वेल्डिंग करते समय हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज 20 क्वेश्चन जो फायर और सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है वेल्डिंग के, वो कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ, और उस क्वेश्चन आंसर सीरीज में हमारा एक नया टॉपिक होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।